आज के मुख्य समाचार। मालवानी में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में 3 लोगों की दबे होने आशंका। गौतम अडानी 90 करोड़ डॉलर की पूंजी के बदौलत लंबी छलांग लगाई। सपना दीदी के पति की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम से भिड़ी। पति पत्नी के बीच यौन संबंधों को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मलाड में एक 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर सामने आई है। -3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। मुंबई दमकल विभाग ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इससे पहले हाल ही में दक्षिण मुंबई में एक 20 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद अब इमारत गिरने का मामला सामने आया है। मुंबई दमकल विभाग ने बताया कि मलाड के मालवानी इलाके में यह हादसा हुआ। यहां एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2-3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। हाल ही में दक्षिण मुंबई में एक 20 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग गई थी। इस मामले से अधिकारियों ने कहा कि इस आग में 6 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए थे। इस दौरान जांच की अध्यक्षता उप नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। हालांकि बीएमसी कमिश्नर को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख की मदद की घोषणा की गई है। अब से कुछ महीने पहले मुंबई के ही कालबादेवी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। इस हादसे में मलबे में दबने के बाद 61 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं थी। पिछले साल 2021 में जून महीने में मुंबई के ही मलाड वेस्ट में इमारत गिरने से 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग घायल थे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया था और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। इस हादसे में मरने वालों में 8 बच्चे शामिल थे। बीएमसी के अधिकारी ने बताया था कि मलवनी इलाके में अब्दुल हमीद रोड के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में यह हादसा हुआ था। इन इमारतों को अवैध कैसे बनाया, क्या इसमें मनपापी उत्तर विभाग के अधिकारियों की जानकारी के बगैर बनाई गई थी? इमारत गिरने से लोगों की जानें भी जाती हैं, जिसका हत्या का फर मनपापी उत्तर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माण करवाने वाले मनपा के अधिकारी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मुंबई, भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अडानी ने 90 करोड़ डॉलर की पूंजी की बदौलत लंबी छलांग लगाई है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। शेयर बाजार में आई भारी मंदी के कारण रिलायंस समूह की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 2 दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में 155 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। साल 2022 में हर दिन गौतम अडानी की पूंजी में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। दरअसल सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में आई मंदी ने गौतम अडानी को अमीर बनने में काफी मदद की। बाजार में भारी मंदी के कारण रिलायंस के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिर गए। यही वजह है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस समूह की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं इसी कारण गौतम अडानी रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी को पूंजी की रेस में पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। बीते 2 दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जारी शेयर कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के भाव में 155 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार से मंगलवार की शाम तक मिल रही खबरों के मुताबिक रिलायंस के शेयर 2.29% लुढ़क गए हैं। लगातार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो रिलायंस के शेयर 200 रुपए तक नीचे गिरे हैं। फोर्ब्स के आंकड़ों बता रहे हैं कि बीते 48 घंटों में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 7 अरब डॉलर यानी 52,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। फोर्ब्स के रियल टाइम नेट वर्थ डाटा बता रहे हैं कि गौतम अडानी की पूंजी इस वक्त लगभग 6.72 लाख करोड़ रुपए है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी की पूंजी 6.71 लाख करोड़ रुपए की है। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के हर दिन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। मुंबई में कई महिलाएं हुई जो सीधे तौर अपराध की दुनिया से जुड़ी रही। वहीं अशरफ खान जैसी एक महिला गैंगस्टर ऐसी रही जिसने पति की मौत का बदला लेने के लिए इस रास्ते को चुना। साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने की कसम खाई थी। दाऊद इब्राहिम की जानी दुश्मन मानी जाने वाली अशरफ खान को सपना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के सामान्य परिवार में जन्मी अशरफ खान की शादी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले महमूद कालिया से हुई थी। हालांकि शादी के कई सालों तक अशरफ ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका पति इतने पैसे लाता कहां से हैं। शायद वह शादी और आराम मतलब जिंदगी में इतना रम चुकी थी कि उसे इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
अशरफ का समय शादी के 5 साल बाद उस वक्त पलट गया जब दुबई से वापस आते वक्त मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट के बाहर महमूद कालिया को पुलिस एनकाउंटर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक ने ढेर कर दिया। यही वह समय था जब अशरफ को अपने उस सवाल का जवाब मिला। महमूद कालिया को जानने वाले एक शख्स उस्मान ने अशरफ को बताया कि उसकी मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। पति की मौत के बाद अशरफ के जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया और वो था दाऊद की हत्या करना। उस्मान ने अशरफ को हुसैन उस्तारा नाम के गैंगस्टर से मिलवाया। इसके बाद अशरफ ने हुसैन से हथियार चलाने व आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली। हुसैन की राय पर अशरफ दाऊद के बड़े जानी दुश्मन रहे अरुण गवली से मुलाकात की और मदद मांगी, लेकिन अरुण गवली ने कई संदेहों के चलते अशरफ की मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में हुसैन ने अशरफ से कहा कि वह अपना नाम बदल ले ताकि कोई उसे शक की नजरों से न देखे। अशरफ का सपना ही दाऊद को मारने का था, इसलिए उसने अपना नाम सपना रखा और महमूद के साथियों के द्वारा दीदी कहे जाने पर अशरफ ने अपना नाम सपना दीदी रख लिया। सपना दीदी को हुसैन उस्तारा और उस्मान ने सलाह दी कि वह दाऊद को मारने से पहले उनके गुर्गों को खत्म करवाए और उसके धंधे पर चोट करे। ऐसे में सपना ने पुलिस की मुखबिरी शुरू की और कई सारे दाऊद के गुर्गों का पकड़वाया। इसके अलावा उसने 3 हफ्तों के भीतर ही दाऊद के जुए और तस्करी के धंधे को भी कमजोर कर दिया। इसके बाद उसे पता चला कि आने वाले कुछ दिनों में दाऊद शारजाह में मैच देखने आ रहा है। ऐसे में सपना दीदी ने उसे वहीं मारने की योजना बनाई। हालांकि सपना दीदी के इस प्लान की भनक किसी न किसी माध्यम से दाऊद इब्राहिम को लग गई। माना जाता है कि दाऊद के ही कुछ गुर्गों ने घर में घुसकर अशरफ खान उर्फ सपना दीदी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मुंबई, पति पत्नी के बीच यौन संबंधों को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है और इस संबंध में गलत काम को अधिक से अधिक यौन उत्पीड़न कह सकते हैं और पत्नी सिर्फ अपने अहम की तुष्टि के लिए पति को विशेष सजा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले एक एनजीओ हृदय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को उक्त बातें कहीं। एनजीओ के वकील ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही अदालत से कहा कि वैवाहिक मामले में गलत यौन कृत्यों को यौन उत्पीड़न माना जाता है, जिसको घरेलू हिंसा कानून की धारा 3 के तहत क्रूरता की परिभाषा में शामिल किया गया है। हृदय की ओर से पेश हुए वकील आर.के. कपूर ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक बलात्कार को अपवाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका लक्ष्य विवाह संस्था की रक्षा करना है और यह मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 या 21 का उल्लंघन नहीं है। वकील ने कहा, संसद यह नहीं कहता है कि ऐसा काम यौन उत्पीड़न नहीं है, लेकिन उसने विवाह की संस्था को बचाने के लिए इसे दूसरे धरातल पर रखा है। उन्होंने कहा, पत्नी अपने अहम की तुष्टि के लिए संसद को पति के खिलाफ कोई खास सजा तय करने पर मजबूर नहीं कर सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और घरेलू हिंसा कानून में एकमात्र फर्क सजा की अवधि का है। दोनों ही मामलों में यौन उत्पीड़न को गलत माना गया है। इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 27 जनवरी को ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।